ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज जो हमें टॉपिक स्टडी करना है वो स्टडी करना है रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। कल मैंने आप लोगों को सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था। व्हाट इज़ एलसीआर सर्किट एंड वी हैड यूज्ड 3 कंपोनेंट्स, फेजर डायग्राम्स एज वेल एज देयर वेव डायग्राम की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, उसका सारा कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ये है रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। कल हम लोगों ने सीरीज एलसीआर सर्किट को पढ़ा है। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, डेफिनेशन के बाद आप लोगों को जो कंसेप्ट का फील देना है वो भी आप लोगों को दूंगा कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अ सीरीज एलसीआर सर्किट is said to be in resonance when the current through it is maximum. When the current through it is maximum. ठीक है, ये डेफिनेशन है रेजोनेंस। आपको बुक्स में यही डेफिनेशन मिलने वाली है। ठीक है, ऐसे बहुत समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन उसका फील नहीं आएगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस व्हेन द करंट थ्रू इट इज मैक्सिमम। कल हम लोगों ने एक सीरीज एलसीआर सर्किट बनाया था। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में कब? जब उस सर्किट से पास होने वाला करंट क्या होगा? मैक्सिमम। चलो सर्किट को जाने दो। किसी भी कंडक्टर से पास होने वाला करंट मैक्सिमम कब होता है? जब उसका, उस सर्किट का, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगा, तब उससे पास होने वाला करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो हम आज एक एलसीआर सर्किट बनाएंगे और उसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस व्हेन द करंट थ्रू इट इज मैक्सिमम। उस सर्किट से जैसे ही करंट मैक्सिमम होगा हम बोल देंगे हमारा एलसीआर सर्किट कैसा है? रेजोनेंस में। किसमें है? रेजोनेंस में। ठीक है, बट इससे कोई बात समझ में नहीं आती कि ये क्या बात है। डेफिनेशन लिखने के लिए अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेजोनेंस? रेजोनेंस का मीनिंग ये होता है कि सपोज हर एक ऑब्जेक्ट की, हमारे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हर एक ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। आपकी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मेरी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इस बोर्ड की, इस मार्कर की, हर वो चीज़ जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, हर चीज़ की एक क्या होती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हम यहां पर एक एलसीआर सर्किट बनाएंगे। ये हो गया एल, ये हो गया आर, ये हो गया सी। ठीक है, और इसमें हम लगा देंगे अपना पोटेंशियल, ईएमएफ, और यहां कितना ले रहे हैं इसको हम लोग? ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप वी इक्वल्स टू वी नॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सब वही चीज है। तो इंडक्टर एल, रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटर सी। ठीक, मान लेते हैं एट एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पर इस सर्किट में से कितना करंट, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है? इस डायरेक्शन में, एंड इसकी वैल्यू कितनी है? आई। एक इंस्टेंट पर स्टोरी वही है, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है। हमने एक इंस्टेंट पर ये करंट की डायरेक्शन मान ली। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को जनरली 2 सिंबल से डिनोट किया जाता है, ओमेगा नॉट और एफ नॉट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट और एफ नॉट से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। अब यहां पर ये जो एलआरसी सर्किट है, ठीक है भाई, एलआरसी बोलो या एलसीआर बोलो,
इस सर्किट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी, ये सर्किट है LRC, ये तीनों मिलकर इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी, इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो हमारा अप्लाइड सोर्स है ना, ये क्या है, अप्लाइड सोर्स, ठीक है। ये तो अप्लाइड सोर्स है, मतलब बैटरी ही है ना, AC सोर्स की बैटरी। जनरली हम DC बैटरी यूज करते हैं, ये भी बैटरी है बट AC सोर्स की है। तो ये भी कंटिन्यूअसली क्या करती है, अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करे। ये ओमेगा क्या बताता है, ओमेगा इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो अप्लाइड सोर्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेंड करता है, ठीक है। मान लो अप्लाइड सोर्स ओमेगा की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक है, 10 तक है। एक बार अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1 होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये LRC सर्किट है, ये तीनों कंपोनेंट्स का मिलकर इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है इस सर्किट की, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मान लेते हैं वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 5, मतलब इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। और ये हमारा सोर्स है जिससे ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जा रही है। अब जैसे ही अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा क्या है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, जैसे ही अप्लाइड फ्रीक्वेंसी 5 होगी, तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 5 है। और इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। तो जैसे ही अप्लाइड फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, जैसे ही अप्लाइड फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगेगा, इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगेगा। ये यानी इसका कंसेप्ट है। डेफिनेशन में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा उतना। अ सीरीज LCR सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस, सर्किट को हम रेजोनेंस में बोलेंगे कब, जब इस सर्किट से करंट कितना फ्लो हो, मैक्सिमम। बट एक्चुअली सर्किट से करंट मैक्सिमम कब फ्लो होगा, सर्किट से मैक्सिमम करंट उस वक्त फ्लो होगा जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, सोर्स की अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो जाए, मैच कर जाए। दैट इज नोन एज व्हाट, रेजोनेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ये टॉपिक आप लोगों ने 11th क्लास में जरूर पढ़ा है, रेजोनेंस का टॉपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस, हर चीज की कुछ ना कुछ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जैसे आपने रेडियो देखा है, पुराने जमाने में रेडियो में वो नॉब आता था, चेंज करते थे। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमारे स्पेस में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है। नागपुर में जो हमारा रेडियो FM है 92.3, 95.2 या जो कुछ भी है उसका नाम है, मुझे उतना सबके बारे में नहीं पता, ठीक है। बट सिर्फ 92.1 नंबर मुझे पता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने रेडियो से 92.5 फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। तो वो अब उस रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, हम नॉब से रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो उस रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सपोज हमने 92.5 पर सेट कर दी। अब 92.5 की जो भी फ्रीक्वेंसी हमारे स्पेस में होगी, वो रेडियो उसको क्या करेगा, ट्यून करेगा, रेजोनेंस करेगा और उसके अंदर वो सॉन्ग, वो गाना बजने लगेगा। ये होता है रेजोनेंस। मतलब हम किसी भी चीज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। बट फिलहाल यहां पर अभी इतना समझिए कि रेजोनेंस का मतलब क्या है। रेजोनेंस का मतलब ये है कि इस सर्किट का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यहां से हम सोर्स से अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे। सोर्स की किसी भी फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड सोर्स की कोई फ्रीक्वेंसी अगर इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तब इस सर्किट से जो करंट फ्लो होगा वो मैक्सिमम करंट होगा। दैट्स व्हाई यहां पर क्या बोल दिया गया है, जब भी LCR सीरीज सर्किट से नेचुरल करंट फ्लो, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। भाई मैक्सिमम करंट फ्लो कब होगा, ये उसी वक्त होगा जब अप्लाइड और नेचुरल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बट लिखने के लिए ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। बट ये फील के लिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया है। तो क्या बताया है, इफ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी match with natural frequency, ठीक है, match with natural frequency, current
vibrates with large amplitude, with large amplitude, ये बताता हूं अभी मैं। with large amplitude मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब करंट इज मैक्सिमम, करंट इज मैक्सिमम। ठीक है, थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। सपोज ये ग्राफ है करंट का, ये ग्राफ है, ये करंट का क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की। अब अगर करंट इसके अंदर जो है अप्लाई, देखो इफ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मैच विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई, करंट वाइब्रेट्स विथ लार्ज एम्पलीट्यूड। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन में लास्ट ईयर आपको पढ़ा है, तो ये होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब अगर यहां पर दोनों फ्रीक्वेंसी अप्लाइड विथ रेजोनेंस के साथ मैच हो गई, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में यहां पर ये होगा कि ये जो करंट है इसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, ये ऐसे वाइब्रेट करेगा और ज्यादा, मतलब ये जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये जो मैंने इतना सारा आपको समझाया है वो डेफिनेशन का फील देने के लिए समझाया। एग्जाम में आएगा तो आप सीधा सीधा डेफिनेशन लिख देना, वहां पर इतना सारा आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल रेजोनेंस क्या है वही मुझे आपको बताना था। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है तो उस सिचुएशन में सर्किट में करंट बहुत ज्यादा फ्लो होने लगता है, दैट फेनोमेना इज नोन एज व्हाट, रेजोनेंस। इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोगों को इसके अंदर बहुत सारे ग्राफ बनाने हैं, बहुत सारे कंसेप्ट स्टडी करने हैं, वन बाय वन हम लोग स्टडी करते। पहले मैंने आपको रेजोनेंस बता दिया कि एक्चुअली रेजोनेंस होता है। ठीक है, नाउ आफ्टर रेजोनेंस वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, जस्ट वेट। ओके, ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा रेजोनेंस की बात, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल वाला अगर आप लोगों को सारे कंसेप्ट याद है कल वाले, तो फिर आज हम लोग फटाफट इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं कल वाली इसके अंदर यूज करने वाला हूँ। सो लेट्स डिस्कस। स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको आराम से देखते हैं फटाफट कि करंट मैक्सिमम कब होगा। तो कल के हम डायग्राम बनाते हैं, ये करंट है, ठीक है, ये करंट है, तो इसी तरफ क्या होता है हमारा वी आर नॉट होता है। ठीक, वी एल नॉट करंट से क्या होता है, आगे होता है, वी सी नॉट करंट के क्या होता है, पीछे होता है, इस तरफ होता है वी सी नॉट। तो ये वाला कल वाला हमारा डायग्राम है। ठीक है, वी सी नॉट करंट से पीछे, वी एल नॉट करंट से आगे, और वी आर नॉट और करंट हमेशा, रेजिस्टेंस और करंट हमेशा क्या होते हैं, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, अच्छा इसी से हम लोग ये वाला भी बना सकते हैं अगर इंडक्टेंस में बनाए। ठीक है, ये हो गया आई, तो ये हो गया आर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा एक्सएल, और नीचे वाला क्या हो जाएगा एक्सी। बिल्कुल वही है जो कल बनाया था। क्यों ये बना सकते हैं, यस बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो वी एल नॉट की वैल्यू कल मैंने आपको बताई थी आई नॉट एक्सएल होता है, वी सी नॉट की वैल्यू आपको बताई थी ये क्या होता है आई नॉट एक्स सी होता है, और वी आर नॉट की वैल्यू आपको बताई थी वी आर नॉट क्या होता है, वी आर नॉट इज आई नॉट आर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब यहां पर आप देख सकते हो दोनों में वी एल नॉट वी सी नॉट की जगह एक्सएल और एक्सी लिख सकते हैं अगर आई नॉट कैंसिल कर दे। तो इतना ज्यादा हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये हम लोगों को पता है। कंसेप्ट जो है वो मैं बताने वाला हूं, ये दोनों डायग्राम हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है हमारा, करंट मैक्सिमम चाहिए। कल वाला याद करो, इसका नेट कितना मिलेगा, नेट कितना मिलेगा, तो कल हम लोगों ने निकाला था z की वैल्यू, z कितना आया था, z इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। फिलहाल यहां पर मैं आपको बता रहा हूं दोनों में से कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्सी है, एक्सएल बड़ा होगा तो बड़ा माइनस छोटा कोई आएगा, अगर एक्सी बड़ा होगा
तो आंसर माइनस आएगा, ठीक है। बट यहाँ क्या है, स्क्वायर है, और किसी भी स्क्वायर का आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये हम डिफरेंस लेते हैं एक्चुअली, बट माइनस है, रख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नोट्स में आप लोगों को कुछ ऐसा मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। ये z की वैल्यू, पहले इतना देखो, ये z की वैल्यू, ये z की वैल्यू है, ठीक है। अब कंसेप्ट यहां पर क्या है, ठीक, ये z की वैल्यू है। कल यहां तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। कल मैंने आपको करंट का बताया था, करंट कितना होगा, करंट क्या होता है, I इक्वल्स टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है ना, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। अभी सर्किट में हमने कितना EMF अप्लाई किया है, E नॉट, कितना अप्लाई किया है, E नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे इस सर्किट का नेट, LCR सर्किट पढ़ रहे हैं, LCR सर्किट। अभी जो मैंने यहाँ सर्किट बनाया था उसमें क्या था, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहां लगाया था हम लोगों ने ये LRC, ठीक है। यहां जो हमने लगाया था वो क्या था हमारा, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल हमारा पीक कितना, I नॉट निकाल रहा हूं, I नॉट निकाल रहा हूं, तो EMF भी कितना होना, मैक्सिमम होना, E नॉट डिवाइडेड बाय इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना था, कल हमने नेट निकाला था और उसको क्या नाम दिया था, इंपीडेंस। तो इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है, Z है, इंपीडेंस। अब कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि रेजोनेंस सर्किट है, रेजोनेंस सर्किट है, तो रेजोनेंस में क्या होना चाहिए, रेजोनेंस का मतलब होता है करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। रेजोनेंस का मतलब क्या है, रेजोनेंस, रेजोनेंस हमने जो अभी पढ़ा कि रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा करंट है ये कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करंट अगर LRC सर्किट, LCR सर्किट में मैक्सिमम है, इसका मतलब हमारा सर्किट कैसा है, रेजोनेंस में है। तो फॉर रेजोनेंस करंट मस्ट बी व्हाट, मैक्सिमम। अब यहां देखो करंट मैक्सिमम चाहिए, करंट मैक्सिमम चाहिए, अगर करंट मैक्सिमम चाहिए तो R को, Z को कैसा होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों कैसे हैं, यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट को मैक्सिमम होना है तो Z को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा, ठीक है। सो हियर Z को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। करंट मैक्सिमम चाहिए तो Z को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। अच्छा, Z मिनिमम कैसे हो सकता है, Z की वैल्यू मिनिमम कैसे हो सकती है, देखो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, अगर ये वाली टर्म जीरो हो जाए किसी तरीके से, अगर ये वाली टर्म जीरो हो जाए तो इसमें फिर कुछ ऐड नहीं हो पाएगा, R में पूरा जीरो हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में हमारा Z कैसा आएगा, मिनिमम। भाई देखो Z क्या है, R स्क्वायर प्लस समथिंग, कुछ ऐड होता है, अगर ये प्लस वाला हिस्सा ही गायब हो जाए तो हमारा Z क्या हो गया, मिनिमम। इसका मतलब ये है कि Z को मिनिमम करने के लिए XL माइनस XC का क्या होना जरूरी है, जीरो। XL माइनस XC अगर जीरो हो गए तो जीरो का स्क्वायर जीरो, फिर इस R में कुछ ऐड नहीं हो पाएगा, इसका मतलब हमारा Z क्या हो गया, मिनिमम हो गया। सो XL इज इक्वल्स टू माइनस XC को उधर लेकर जाएंगे, कितना हो गया, XC। तो ये XL इज इक्वल्स टू XC, ये वो कंडीशन है जिस पर हमारा Z क्या आता है, मिनिमम आता है, जिस पर हमारा Z क्या आता है, मिनिमम। तो XL XC को इक्वल पुट कर दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा, Z इज इक्वल्स टू रूट R स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसल। सो Z मिनिमम कितना मिला हमें, R मिला। Z मिनिमम इज इक्वल्स टू क्या मिला हम लोगों को, R मिला। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब Z मिनिमम होगा। Z मिनिमम कितना आता है, R। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन, रेजोनेंस के लिए लिख रहा हूं मैं, रेजोनेंस के लिए I मैक्सिमम E नॉट कब होगा, जब Z मिनिमम किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन R। अब किसी सर्किट का रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कितना भी अच्छा सर्किट लाओ, कितने भी अच्छे मटेरियल यूज करो, सिल्वर का सर्किट यूज करो, लेकिन रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो जीरो होगा, अदरवाइज जो है, सॉरी, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, वो जीरो कभी भी नहीं हो सकता। तो ये सिचुएशन थी। फिर बता रहा हूं, रेजोनेंस का मतलब ये है कि LRC LCR सर्किट में करंट का मैक्सिमम होना।
करंट आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन जेड, ये है क्योंकि हम एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं। एलसीआर सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, जेड होता है, इसका नाम क्या होता है, इंपीडेंस। हमको यहां से पता चला जेड मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, मतलब रेजोनेंस में आने के लिए जेड को मिनिमम होना पड़ेगा। ये जेड की वैल्यू है। जेड कब मिनिमम होगा, जब इसमें ये वाला पार्ट जो है ना, जो ऐड हो रहा है, ये अगर जीरो हो जाए तो जेड हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो हमने इन दोनों को इक्वल टू क्या ले लिया, जीरो ले लिया। इक्वल टू जीरो है मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। व्हेन एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी, इसका मतलब जेड क्या हो जाता है, मिनिमम। तो इस कंडीशन पर व्हेन बोथ आर इक्वल, जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, रूट आर स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, जेड मिनिमम इज इक्वल्स टू आर। इसका मतलब यह है कि जब रेजोनेंस सर्किट से करंट मैक्सिमम होगा तो उस वक्त उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस रहेगा, इक्वल टू आर। भाई रेजिस्टेंस, करंट मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम हुआ। अब एलसीआर सर्किट में कौन कौन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर। इंडक्टर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो हो गया, तो अब अकेला कौन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, आर। तो यहां पर मिनिमम रेजिस्टेंस क्या बच गया, जैसे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो गए, एक्सएल और एक्सी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, आर ही होगा। भाई इन तीनों का नेट निकाल रहे थे हम लोग कल, अगर VL ज्यादा होता तो VL, एक्सएल ज्यादा है और एक्सी कम है तो एक्सएल माइनस एक्सी कर रहे थे, या एक्सी ज्यादा है एक्सएल कम है तो एक्सी माइनस एक्सएल कर रहे थे। बट यहां पर दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। तो नेट इंपीडेंस, जो नेट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगा, सिर्फ आर के ही तो बराबर आएगा ना, क्योंकि इन दोनों ने तो एक दूसरे को क्या कर दिया, उड़ा दिया। अगर एक्सएल 10 है तो एक्सी भी 10 है, तो दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये कंडीशन है हमारी। तो ये आई नॉट जो मिला है हम लोगों को, ये क्या मिला है, मैक्सिमम मिला है। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन एलआरसी सर्किट इज व्हाट, तो आप क्या बोलोगे, एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी। एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, पूरा ध्यान इधर रखना, ठीक है। जरा भी कंसेप्ट इधर उधर हुआ तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक, पूरी गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, रिवाइज कर दे रहा हूं। एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पर क्या हुआ, आई नॉट मैक्सिमम मिला। मैक्सिमम मतलब ई नॉट अपॉन जेड, ठीक है। आई नॉट मैक्सिमम, जेड कैसा है, रेजोनेंस पर, रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होता है बट इंपीडेंस क्या होता है, मिनिमम होता है। मिनिमम होता है तो कितना मिनिमम होता है, तो आई नॉट मैक्स इज इक्वल्स टू इतना मिनिमम हो जाता है कि जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, आर के बराबर हो जाती है। ये कंडीशन हमें कब मिलती है, जेड का फॉर्मूला कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जेड मिनिमम कब होता है, व्हेन एक्सएल इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा, एक्सी हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हमारा जेड कितना आ जाता है, मिनिमम, ठीक है। एक्सएल एक्सी आ जाता है, ये पूरा गया, कितना बचा, आर बचता है हमारा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये जो हमारा फॉर्मूला है ये मिलता है, और उस सिचुएशन में जो नेट ईएमएफ होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है, आर नॉट के। अभी बताया था, ये देखो वी आर नॉट, यही करंट है, ये क्या है, वी एल नॉट, और ये क्या है, वी सी नॉट। ये दोनों तो बराबर हो गए ना, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों तो हट गए। अब हमारा पूरा जो नेट ईएमएफ आया है वो किसके बराबर होगा, वो आर नॉट की ही बराबर होगा, क्योंकि इन तीनों से मिलकर हम नेट निकाल रहे थे। अब ये दोनों है ही नहीं, तो अब नेट किसके बराबर होगा, वी आर नॉट के बराबर होगा, ठीक है। क्या यहां पर नेट ईएमएफ और वी आर नॉट में कोई फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि अगर इधर कहीं नेट बनता तो कोई फेज डिफरेंस होता। अभी नेट और वी आर नॉट दोनों क्या है, सेम है, इस वजह से कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में नेट हमारा किसके बराबर है, आर के बराबर है। इसका मतलब दिस टाइम, या एट रेजोनेंस, ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है, एट रेजोनेंस, यहां लिखता हूं मैं, एट रेजोनेंस, at resonance LCR circuit behaves as purely resistive circuit।
क्या बोल दिया मैंने? रेजोनेंस पर जो एलसीआर सर्किट है वो कैसे बिहेव कर रहा है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में? याद कीजिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस था, सिर्फ रेजिस्टेंस था, और कुछ था क्या? नहीं। एट रेजोनेंस में आई नॉट मैक्स इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। एट रेजोनेंस कंडीशन पर जो हमारा रेजिस्टेंस है, कल तक क्या था? Z था, लेकिन रेजोनेंस पर रेजिस्टेंस कितना आ गया? सिर्फ R। और ये किसकी कंडीशन है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट, सॉरी प्योर रेजिस्टिव सर्किट की। ठीक है, तो एट रेजोनेंस एलसीआर सर्किट बिहेव्स एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, यहां तक हो गया बात। आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी और कितनी होगी? ये रिवीजन था, जो अभी पढ़ाया ये कुछ था नहीं, जो अभी समझाया आपको उसको एक बार और यहां पर अलग से लिखकर बताया। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है उसको निकालें। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं एफ नॉट, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा नॉट। ठीक है, दोनों चाहे आप ओमेगा नॉट से डिनोट करो, ठीक है, चाहे आप ओमेगा नॉट से डिनोट करो, चाहे आप एफ नॉट से डिनोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तीसरा नाम क्या है इसका? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक, अभी मैंने क्या बताया था? ये जो ओमेगा है हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा नॉट से। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। रेजोनेंट की कंडीशन में मैंने क्या बताया? जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो उस वक्त पर क्या ऑकर होता है? रेजोनेंस। एंड रेजोनेंस का ऑकर होने का मतलब क्या है? उस सर्किट में करंट मैक्सिमम हो गया। ठीक है, सो लेट resonance occurs at omega is equals to ओमेगा नॉट। जो मैंने अभी बताया था कि जो हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थी, तो ओमेगा की एक फ्रीक्वेंसी है 5, 1 से लेकर 10 तक जाएंगे तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 5। और सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कितनी थी? मान लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, सर्किट की एलसीआर सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। हम यहां से कितनी अप्लाई कर रहे हैं? 1 2 3 4। तो जब 5 आएगा तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर 5 इक्वल टू 5, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया? ओमेगा नॉट। अब इस सिचुएशन में हमारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आएगा? देखिए कंडीशन क्या है रेजोनेंस के लिए? सब रेजोनेंट पर हो रहे हैं। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है? XL is equals to XC, मतलब XL minus XC is equals to 0. This means that XL is equals to what? XC. This is the condition of resonance. हमें पता है कंडीशन क्या होती है? XL कितना होता है? ओमेगा L is equals to XC कितना होता है? ओमेगा C. बट यहाँ ओमेगा is equals to किसके बराबर होगा? ओमेगा नॉट, मतलब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई है। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख लेंगे? ओमेगा नॉट एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी। ओमेगा नॉट को एक तरफ कर देंगे हम लोग, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको? ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और एलसी को इधर लेकर आ जाएंगे, ये हो गया एलसी। देयरफॉर ओमेगा नॉट की वैल्यू इधर चले आएगा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 1 तो बाहर ही आ जाएगा, तो 1 अपॉन रूट कितना आ गया? एलसी। दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ नेचुरल, इधर लिख देता हूं मैं, ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एलसी। ये किसकी वैल्यू है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। वी नो दैट ओमेगा कितना होता है? 2 पाई एफ, तो यहां पर ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा? 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर एलसी। फिर एफ नॉट की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 2 पाई को इधर कर देंगे, तो 2 पाई रूट ओवर एलसी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर एलसी, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दोनों चीजें एक ही है, बस मैंने फॉर्म लगाकर दोनों को क्या कर दिया यहाँ पर? कन्वर्ट कर दिया, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, एक सेकंड। हाँ चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, छोटा सा एक 2-3 ग्राफ्स हैं, उन ग्राफ्स को देखो। ये समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालेंगे? तो जब भी आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने को बोले, ये प्रोसेस आपको करना रहेगा।
दो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ फॉर आर एक्सएल एक्सी एंड जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ग्राफ फॉर रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ग्राफ क्या होगा, z की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, z कितना है, रूट ओवर, बिल्कुल रटा होना चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए किसके किसके बीच में है हमारा, एक दो ग्राफ बनाएंगे हम लोग फटाफट। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी f, बाकी आर एक्सएल एक्सी के बारे में हम लोग देखेंगे अभी। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं आर एक्सएल एक्सी। आर, क्या आर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, पहले तो ये सोचो। आर के फॉर्मूले में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, v इक्वल्स टू आई आर, वी इक्वल्स टू आई आर, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। दिस मीन्स दैट रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर फ्रीक्वेंसी पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट। भाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है कोई मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट क्या है, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई क्या होगा, हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अच्छा एक्सएल की बात कर लेते हैं। एक्सएल इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल ओमेगा, ठीक है ना, एल ओमेगा या ओमेगा एल, जो भी आप मानते हैं इसको। एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू एल। इसका मतलब एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड दोनों के पावर भी कितने हैं, 1 1। मतलब ये कैसा होगा, लीनियर ग्राफ होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये बन गया हमारा एक्सएल, ये क्या बन गया हमारा, एक्सएल बन गया। इसको यहां कर देता हूं, क्या बताया, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, ओमेगा मतलब 2 पाई एफ इंटू एल, इसका मतलब एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ये हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों के पावर भी 1 है, दैट्स व्हाई यहाँ पर जो है हमारा फॉर्मूला, ये ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अच्छा एक्सी की बात कर लेते हैं। एक्सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा मतलब 2 पाई एफ सी, एफ नीचे एक्सी ऊपर है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ग्राफ हम अलग से बना चुके हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, थोड़ा सा गड़बड़, चलो बना रहने दो, नोट्स में तो है, ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, अब रेजोनेंस की कंडीशन कहां पर होगी, रेजोनेंस की कंडीशन कहां पर होगी, रेजोनेंस की कंडीशन है क्या, रेजोनेंस की कंडीशन है क्या, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या है, एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी। एक्सएल और एक्सी दोनों कहां होने चाहिए, सेम जगह पर होने चाहिए। तो यहां पर देखो ये वाला वो पॉइंट है, यहां पर ये कौन सा ग्राफ है, एक्सी का, ये एक्सएल का, ये एक्सएल और ये एक्सी, ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, एक्सएल की वैल्यू और एक्सी की वैल्यू, कॉज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आर का कोई मतलब ही नहीं, आर को फ्रीक्वेंसी कोई लेना देना है ही नहीं, कॉज आर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता ही नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाई एक्सएल और एक्सी, एक्सी और एक्सएल दोनों का ये कॉमन पॉइंट है, मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर एक्सएल इज इक्वल्स टू क्या हुआ, एक्ससी हुआ। एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी होने से Z क्या हुआ, मिनिमम हुआ। Z मिनिमम होने से करंट क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। करंट मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी कौन सी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी का एक्सिस है, ये जो वैल्यू आएगी, दिस इज नोन एज व्हाट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यू कौन सी होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फिर से बोल रहा हूं, एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी है, यहां पर ये एक्सी का ग्राफ, ये एक्सएल का ग्राफ, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों अगर सेम हो गए तो Z क्या हो गया, मिनिमम। अगर Z मिनिमम हो गया, Z मिनिमम हो गया तो करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम हो गया मतलब रेजोनेंस की कंडीशन अचीव होगी। रेजोनेंस अचीव हो गया, इसका मतलब क्या है, इस जगह पर रेजोनेंस अचीव हुआ है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हमारी क्या होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ये ग्राफ था। Z वर्सेस F का ग्राफ बनाते हैं हम लोग, Z वर्सेस F का ग्राफ। ये फ्रीक्वेंसी, ये Z,
ये फ्रीक्वेंसी और ये z, ठीक है। चलो देखते हैं आगे आराम से, ठीक है। क्या कंडीशन है, ग्राफ कैसा बनेगा हमें ये देखना है, ठीक है। z और फ्रीक्वेंसी में, ठीक, z जब मिनिमम होगा तो करंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। z जब मिनिमम होगा तो करंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। z मिनिमम कब होता है, यहां पर देखिए जरा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल देखो। जब फ्रीक्वेंसी कम है, जब फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहां पर 1 मान लेते हैं, जब फ्रीक्वेंसी कम है तो उस सिचुएशन में एक्सएल की वैल्यू कम है बट एक्सी की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि एक्सएल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सी फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है तो एक्ससी ज्यादा है और एक्सएल कम है, एक्ससी ज्यादा है और एक्सएल कम है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। फिर भी भाई एक्ससी ज्यादा है, एक्सएल कम है, तो भी क्या होगा, तो भी क्या होगा, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर ज्यादा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा है। तो पहला, अगर फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। फिर से बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी कम होने पर एक्सएल की वैल्यू कम है बट एक्ससी ज्यादा है, एक्ससी ज्यादा है तो वैल्यू आएगी ज्यादा। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो जेड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो जेड ज्यादा हो गया यहां पर। अच्छा, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं मैं, फ्रीक्वेंसी यहां पर ज्यादा कर दूं, 1 2 3 4 5 10 1 11 12 13 14, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो उस सिचुएशन में देखो एक्ससी कम है पर एक्सएल ज्यादा है, ये इसका पीक पॉइंट है, एक्सएल ज्यादा है बट एक्सी कम है, ठीक है। तो अगेन एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे तो एक्सएल ज्यादा है, एक्सी कम है, फिर से ये बड़ा आएगा, फिर से जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये सिचुएशन देखो, यहां पर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जहां पर एक्सएल और एक्ससी दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वल है, दोनों की वैल्यू सेम है। ये वो पॉइंट है जहां पर एक्सएल और एक्सी दोनों की वैल्यू इक्वल है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो इक्वल इक्वल जीरो हो जाएगा, कॉस माइनस है, जीरो का स्क्वायर, तो ये पूरी टर्म चली गई। अगर ये पूरी टर्म चली गई तो z क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर z की वैल्यू कैसी आ गई, मिनिमम। तो जहां पर z मिनिमम है, जहां पर z मिनिमम है वहां पर करंट क्या होता है, मैक्सिमम। जहां पर z मिनिमम है, जहां पर z मिनिमम है, किस, इस फॉर्मूले से I नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय जेड, जहां पर z मिनिमम है वहां पर करंट क्या आएगा, मैक्सिमम। तो यहां पर ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ z वर्सेस f, दिस इज द ग्राफ ऑफ z वर्सेस f, इंपिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ठीक है। ये मैंने समझा दिया किस तरीके से। कम फ्रीक्वेंसी पर एक्सी ज्यादा, एक्सएल कम है, तो एक्सी ज्यादा, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, तो यहां पर स्क्वायर कुछ आएगा वो इसमें ऐड होगा, मतलब z मैक्सिमम है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर भी सेम है, एक्सएल ज्यादा एक्सी, ये बड़ा है ये छोटा है, फिर भी कुछ आएगा वो भी इसमें ऐड होगा, फिर भी z मैक्सिमम। बट तीसरी कंडीशन ऐसी है जहां पर दोनों बराबर है, ये वैल्यू देखो ना, जहां पर एक्सएल और एक्सी दोनों की वैल्यू कैसी है, सिमिलर है, दोनों सिमिलर आ गए तो मतलब ये पूरा जीरो हो गया, बाहर में कुछ ऐड नहीं होगा, कुछ ऐड नहीं होगा तो z का वैल्यू क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो ये वाला हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। एक लास्ट ग्राफ डिस्कस करते हैं, सभा समाप्त करते हैं। ग्राफ फॉर पीक करंट, ग्राफ फॉर पीक करंट मतलब I नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सीधा है। ये अगर समझ में आएगा तो ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये देखिए फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारा करंट I नॉट, ठीक है। तो ग्राफ फॉर पीक करंट I नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी का उल्टा आएगा भाई, और कुछ नहीं होने वाला है।
क्यों सर ऐसा क्या होगा? देख लीजिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या है? पीक ऑफ ग्राफ, इसको मैं आपको बताता हूं सिंपली। ये यहां देखो, यहां पर करंट हमारा मैक्सिमम है, यहां पर करंट हमारा मिनिमम है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ये है, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय जेड। ठीक है, अब यहां पर बड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग, आई नॉट और एफ का हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, एफ नॉट पर ये क्या था? एफ नॉट था ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट पर जेड की वैल्यू कैसी थी? मिनिमम। एफ नॉट पर जेड की वैल्यू मिनिमम, तो मान लेते ये एफ नॉट है। जहां पर जेड की वैल्यू मिनिमम होगी वहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। उल्टा चलो, हाँ, जहां पर z की वैल्यू, ये z है ना, यहां z, यहां z, यहां z, ये z की मिनिमम वैल्यू है। z जहां मिनिमम होगा वहां करंट मैक्सिमम होगा। ये z की मैक्सिमम वैल्यू थी, जहां z मैक्सिमम होगा वहां करंट मिनिमम होगा। यहां भी z मैक्सिमम है तो यहां भी करंट मिनिमम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रपोज। जहां z मैक्सिमम वहां करंट मिनिमम, जहां z मिनिमम वहां करंट मैक्सिमम। तो ये दोनों जगह पर z की वैल्यू देखो ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर करंट जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा। यहां पर z मिनिमम है तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और यहां पर ग्राफ ऐसा बनेगा, यहां पर ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आर, क्योंकि z मिनिमम मतलब क्या? z मिनिमम मतलब अभी बताया था, z इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ये पूरा टर्म चला गया। z मिनिमम मतलब क्या? z मिनिमम मतलब क्या होता है? r। तो हम z की जगह क्या लिख सकते हैं? r को भी लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट बताता हूं आपको छोटा सा, उसके बाद आगे बढ़े, खत्म हो जाता है हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, अगला जो हमारा, वो मैं हेडिंग दे देता हूं, द रेजोनेंट करंट, द रेजोनेंट करंट, द रेजोनेंट करंट मतलब क्या? मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मतलब R। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। क्यों? फॉर्मूला देखो, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आर। ठीक है, मतलब मैक्सिमम करंट खुद किसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है? खुद किसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस की। मतलब आपने दो सर्किट ले लिए, दोनों एलसीआर सर्किट, ये भी एलसीआर सर्किट, ये भी एलसीआर सर्किट। ठीक है, बट एक एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो कम है और दूसरे एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में ग्राफ देखो कैसा बनेगा। अगेन हमारा ये फ्रीक्वेंसी, ये करंट, दोनों की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की मान लेते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। मैं दो ग्राफ बनाता हूं, एक ये बनाया और एक गड़बड़ हो गई। ऐसा बनाया। ठीक है, देख सकते हो दोनों की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसी है? सेम। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है बट फिर भी पीक करंट अलग है। ये एक एलसीआर सर्किट का आई नॉट मैक्स है और ये एक दूसरे सर्किट का आई नॉट मैक्स है। ठीक है, आई नॉट मैक्स। ठीक है, तो दो एलसीआर सर्किट है, दोनों में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है बट एक का करंट का वैल्यू और ज्यादा हाई आ रहा है, दूसरे का कम आ रहा है। इसको अगर मैं 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं तो आप क्या बोलोगे? सर 2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस वजह से इसकी पीक वैल्यू कम होगी। 1 का रेजिस्टेंस कम है, 1 का रेजिस्टेंस कम है, इस वजह से इसकी पीक वैल्यू करंट की ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां R1 एंड R2 अगर मैं लिखूं तो यहां बस देखो, एक देख लो, दोनों को देखने की जरूरत नहीं है।
जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका करंट ज्यादा होगा। तो ये करंट ज्यादा है, किसका करंट ज्यादा है? 1 का। तो R1 वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो मैक्सिमम करंट, जो रेजोनेंट करंट होता है, जो मैक्सिमम करंट होता है, उसकी वैल्यू भी हम रेजिस्टेंस को चेंज करके क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर एलसीआर सर्किट में ज्यादा कर देंगे तो मैक्सिमम करंट कम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा? हमारा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें शार्प चाहिए, एक शार्पनेस चाहिए, शार्प चाहिए कर्व, बिल्कुल शार्प, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस बिल्कुल लो कर दो। शार्प कर्व के लिए रेजिस्टेंस को क्या कर दो? बिल्कुल लो कर दो। रेजिस्टेंस अगर किसी सर्किट का बहुत कम है तो करंट कैसा आएगा? बहुत मैक्सिमम आएगा। करंट कैसा आएगा? बहुत मैक्सिमम। तो यहां पर एक शार्पनेस बनेगी, ऐसा एकदम। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा। ये जल्दी में मैंने नॉर्मली आपको बता दिया, क्योंकि कल का लेक्चर इसी के ऊपर बेस्ड है, रेजोनेंट के ऊपर बेस्ड रहेगा हमारा कल का लेक्चर। तो इसको मैं वहां पर आप लोगों को और बढ़िया तरीके से आराम से समझाने वाला हूं। ठीक है, तो यहां तक मैंने उसका हल्का सा टच दे दिया आप लोगों को, और कुछ भी नहीं। ठीक है।